अब मैं आपको इसी चैप्टर के बारे में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये चैप्टर तो मैंने आपको बताया ही था, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है, इसका पार्ट सेकंड। तो लिसन, सबसे पहले हम सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं। सोशलिस्ट यानी द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी का जो निर्माण है वो कांग्रेस की सहायता से 1934 में हुआ था। इसमें बहुत सारे यंग लीडर्स थे। इन यंग लीडर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका कारण था कि ये नेता कांग्रेस को अधिक से अधिक परिवर्तनकारी और समतावादी ये बनाना चाहते थे। इसके अलावा 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में परिवर्तन किया। यह परिवर्तन इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता नहीं ले सके, यानी कि इस कारण कांग्रेस के समाजवादियों को विवश होकर 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी का गठन करना पड़ा। यानी इस सोशलिस्ट पार्टी को गठन करने का प्रमुख उद्देश्य था कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक ऐसे संविधान में यानी अपने संविधान में संशोधन किया कि जिसके माध्यम से कोई भी सदस्य दोहरी सदस्यता न ले सके, क्योंकि अगर दोहरी सदस्यता लेगा तो निश्चित रूप से वो कोई भी कार्य कर सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की नीतियों से नाराज होकर के 1948 में एक अलग सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया गया था। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने यह किया कि कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसका विरोध किया, लेकिन ये अपने कार्य को बखूबी करते रहे थे। अब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, सीपीआई। जो सीपीआई है ये पार्टी 1920 में, इस पार्टी का निर्माण 1920 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में किया गया था। यानी कि कम्युनिस्ट जो ग्रुप है उसका मतलब है साम्यवादी समूह। और ये कब आया उभर करके? जब रूस की क्रांति हुई थी, जिसको कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। ये लोग रूस की क्रांति से प्रभावित थे और देश की समस्याओं का समाधान साम्यवाद द्वारा करने की ये पैरवी कर रहे थे। ये चाहते थे कि ये समस्या का समाधान है वो ठीक प्रकार से होना चाहिए। परंतु 1900 जो 35 की बात है, वहां से साम्यवादियों ने मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीमा में रह करके काम किया था। लेकिन धीरे धीरे जब ये समय बदलता चला गया तो 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति के रास्ते को छोड़ने का निश्चय किया और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का फैसला किया था। यानी कि वो अपनी प्रारंभिक नीतियों से हट करके वह एक हिंसक न होकर अहिंसक एक पार्टी बनी और वह आम चुनाव में भाग लेने का उसने निश्चय किया था। इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में एक ये ऐसे डांगी, ईएमएस नमूद्रीपाद, पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया आदि बहुत सारे लोग थे, शामिल थे, जिन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया था। अब हम बात करते हैं भारतीय जनसंघ की। भारतीय जो जनसंघ है इसकी स्थापना भी 1951 में की गई थी और इसे
स्थापित करने का श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। अर्थात श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस पार्टी को बड़ी जो आज़ादी के पहले के वक्त में सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस भी कहते हैं, और हिंदू महासभा में ये खोजी जा सकती है। इस पार्टी ने जो वन कंट्री, वन कल्चर और वन नेशन में बिलीव करने वाली ये पार्टी है कि एक राज्य, एक देश, एक शासन, एक कानून, एक व्यवस्था ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जनसंघ ने शुरू से ही एक देश, एक संस्कृति तथा एक राष्ट्र की विचारधारा पर हमेशा उसने बल दिया था। ये जनसंघ का प्रमुख कार्य था। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र जो पार्टी है उनका निर्माण भी धीरे धीरे ऐसी प्रकार से होता गया था। ये बताया जाता है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव पास किए गए थे, जिनमें जमीन की हकबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सरकारी क्षेत्रों का प्रस्ताव भी शामिल था। इसी कड़ी के पश्चात 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? इस पार्टी की स्थापना पुराने कांग्रेसवादी व्यक्ति थे, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी आदि ने इस पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का जो उद्देश्य था वह जो आर्थिक व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाना और इसके अलावा जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो है केंद्र के स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्र के स्तर पर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हो, उन सभी को आगे बढ़ाने का इसका प्रयास किया गया था। और वे चाहते थे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उस प्राइवेट सेक्टर को सरकार अपने चंगुल से उसको स्वतंत्र करे, उसको आज़ाद करे, तभी देश में विकास की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। और ये मैंने आपको यहाँ बताया। थैंक यू।